नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं मंजूर एहतेशाम की लिखी कहानी रमजान में मौत। असद मियां की आंखें बंद थी। एक पल के लिए मैंने सोचा वापस चला जाऊं। दूसरे ही पल असद मियां आंखें खोले देख रहे थे। उन आंखों में कोहरा भरी सुबह सी रोशनी थी। खुदा के लिए आयाज, सीना दर्द से टूटा जा रहा है। सुहेला भाभी आईने के सामने खड़ी हुई डैबिंग करके चेहरे के धब्बे मिटा रही थी। कमरे में जलते हुए बल्ब की रोशनी धीरे धीरे बाहर फैलते अंधेरे के साथ उभरने लगी थी। सूरज डूबने में कुछ और देर थी। जमील, अरे जमील, सुहेला भाभी ने आवाज दी। असद मियां के पलंग की चादर सफेद थी। पलंग के नीचे दो फटी हुई चप्पलों में उलझी हुई एक सलाबची थी जिसे शायद वो पिछले कई घंटों से लगातार इस्तेमाल करते आ रहे थे। उनके पैर गंदे और एड़ियों की खाल चटकी हुई थी। बिस्तर पर चादर का वो हिस्सा जहां उनके पैर थे दागदार हो चुका था। जफर भाई आ रहे हैं, मैंने असद मियां से आंखें बचाते हुए कहना चाहा, लेकिन फिर मैंने देखा आंखें तो वो खुद ही बंद कर चुके थे। सुहेला भाभी ने मजाक उड़ाती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर आवाज देने लगी, जमील, अरे कहां गारत हो गया? अरे आ रहा हूं, कहीं बाहर से आवाज आई। दूर आसमान में चमक सी फैली। एक सख्ती के बाद धमाका हुआ। असद मियां की आंखों के पपोटे हल्के से हिले, लेकिन आंखें बंद ही रही। 2, 3, 4 तोपें चल रही थीं। इफ्तार का वक्त हो चला था। यार तोपे ही क्यों, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी को सलामी दी जा रही हो। सायरन भी तो बजाया जा सकता है। एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था और मैं हंसकर रह गया था। अगर खुद साफ नहीं रह सकते तो दूसरों को तो चैन से करने दें। खुद के पलंग पर नहीं लेट सके, सारी चादर का सत्यानाश कर दिया। सुहेला भाभी खुद को एक खूबसूरत सिंगार मेज में लगे आईने में देखते हुए बुदबुदा रही थी, और अगर चांद दिख गया तो कलीद है, कोई धुली चादर भी नहीं होगी। मैंने देखा आईना बिल्कुल बेदाग था, लेकिन लकड़ी के बने मेज के फ्रेम की पॉलिश जगह जगह से उड़ गई थी और कई जगह पड़े हुए गड्ढों से लकड़ी का रंग झांकने लगा था। आईने के नीचे बेगिनती शीशियां रखी हुई थीं, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स और स्प्रेज की सुंदर शीशियां, जिनमें से मैंने अंदाजा लगाया कि ज्यादातर खाली होंगी। जमील तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। हाथ उठाकर उसने सलाम किया, फिर अजीब तरह से मुस्कुराकर अपने बाप असद मियां की तरफ देखने लगा। क्या कह रही थी अम्मी? फिर जैसे मुझसे छुपाते हुए असद मियां की तरफ इशारा करके उसने आंखों ही आंखों में कोई सवाल अपनी मां से पूछा। सुहेला भाभी ने होठ सिकोड़कर गर्दन हिला दी। बुलाने के लिए तुम्हें घंटों आवाजें देनी पड़ती हैं। उनके लहजे में तेजी थी। मुझे क्या मालूम, आप आ गई, बगैर कहे तो चली गई थी। जमील ने दू बदू जवाब दिया। चांद दिखा? देखो, तुम कहीं जाना मत। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरे साथ चलना है। अम्मी, जमील ने शिकायती स्वर में कहा, शन्नू और दूसरे लड़के मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके साथ जाना है। अरे जाना वाना कहीं नहीं है, आप मेरा इंतजार कीजिए, कहते हुए सुहेला भाभी भीतरी कमरे में चली गई। केवल असद मियां के सांस लेने की आवाज। जफर मियां अभी तक नहीं आए थे। क्या वो आएंगे? यार तुम चलो, मैंने इफ्तार पर कुछ दोस्तों को बुलाया है। असद मियां के तीसरे बुलावे पर उन्होंने मुझसे कहा था। मैं शहनाज आपा के पास बैठा ईद के शीर खुरमा की लिस्ट बना रहा था।
तुम चलो, मैं आता हूं। असद मियां के सिरहाने कैलेंडर के पन्ने कई महीनों से नहीं बदले गए थे। कमरे के एक हिस्से में काली अपहोल्स्ट्री के गहरे सोफे बिछे हुए थे। कोने में लंबे से बुक शेल्फ पर तरतीब और बेतरतीबी के साथ बहुत सी किताबें थी, इंसाइक्लोपीडियाज, बिजनेस डायरेक्टरीज। दाईं तरफ दीवार पर एक बिदकते घोड़े की पेंटिंग टंगी हुई थी। सेंटर टेबल के नीचे का कालीन फट चुका था। वैसे भी कालीन का डिजाइन ज्यादा इस्तेमाल की वजह से डल हो गया था। केवल कुछ उड़े उड़े से रंग थे जिनमें बुनियादी यकसानियत शायद धूल की वजह से थी। जफर नहीं आए क्या अब तक? असद मियां की झिलमिलाती सी आंखें मेरी तरफ देख रही थी। कुछ दोस्तों को खाने पे बुलाया है, आते ही होंगे, मैंने धीरे से कहा। कल से तबीयत खराब है? हैं? तबीयत 4-5 दिन से खराब है। सीने में सख्त दर्द है, दिल बिल्कुल बैठा जा रहा है। उनकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। तमाशबाजी है, निरी एक्टिंग, और सारे मर्जों की एक ही दवा है, पैथेडीन। असद मियां के दूसरे बुलावे पर जफर मियां ने झुंझला कर कहा था। कुछ और भी काम करने हैं, चांद दिख गया तो कल ईद है, मजाक बना लिया है उन्होंने तो। फिर घड़ी खोलकर यूं ही झटका देने के बाद वो उसे कान से लगाकर सुनने लगे थे। उस समय मुझे गांव से आए कोई 1 घंटा हुआ था। किसी डॉक्टर को दिखाया? मैंने असद मियां की कलाई थामते हुए पूछा। सब कुछ फिर खामोशी में डूब गया। असद मियां छत की तरफ मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहे थे। उनकी निगाहें जाने अनजाने छत के उसी हिस्से पर टिकी थी जहां पंखा लगाने का हुक्म था। बिजली की फिटिंग वहां तक बाकायदगी से जाकर एकदम 2 नंगे वायरों की आंखों से झांकने लगी थी। तुम मेरा एक काम कर दो। उनकी आवाज और आंखें पहली बार मेरी तरफ मुड़ी। जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल से मैंने इंजेक्शन भी नहीं लिया है। कल दोपहर से शायद उससे तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। उनके स्वर में बला की मिन्नत थी। 3 इंजेक्शन पैथेडिन के मदन के यहां मिल जाएंगे। मैंने धीरे से ठंडी सांस ली। असद मियां बिना पलके झपकाए उन्हीं मिन्नत भरी नजरों से मेरी ओर देख रहे थे। उसी समय हाथ में काले चमड़े का बैग थामे प्याजी रंग की साड़ी पहने सुलेहा भाभी कमरे में दाखिल हुई। मुझे जरा बाहर जाना है। जैसे उन्होंने अपने आप से कहा, ये जमील कहां चला गया? फिर बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए वो पर्दा उठाकर बाहर निकल गई। असद मियां उसी तरह मेरी तरफ देख रहे थे। सीढ़ियां उतरते उतरते मैं न चाहते हुए जफर मियां के घर की ओर मुड़ गया। फलक मंजिल के बाहरी हिस्से में जफर मियां और इसके पीछे उनकी छोटी बहन शाहिदा रहती थी। पिछले टुकड़े में सबसे बड़े भाई असद मियां का खानदान था। घूमकर मैं जफर मियां के कमरे में पहुंचा। शहनाज आपा तन्नू को उसका ईद का जूता दिखा रही थी। मामू आ गए, देखिए मामू, अब्बू हमारा नया जूता लाए। तन्नू बहुत खुश था। और बेटा, मामू को नहीं बताया कि तुमने शेर कैसे मारा था और तुम्हारी बंदूक कहां है? जफर मियां बाहर के कमरे से अंदर आ गए थे। तन्नू नकल करके बता रहा था कि झाड़ी में से हाउ करके कैसे शेर निकला और कैसे उसने अपनी कॉर्क वाली बंदूक से उसे ढेर कर दिया। फिर दीवान पर बिछी शेर की खाल की तरफ इशारा करके उसने ठेठ शिकारियों वाले लहजे में कहा, उसी की खाल है। जफर मियां हंस हंस कर लौटे जा रहे थे। भाई खाना तैयार हो गया? रियाज क्या तो रोजा था, सूख गए होंगे, उन्होंने शहनाज आपा से कहा और दोनों बावर्ची खाने की तरफ चले गए। तन्नू अपनी बंदूक लटकाए शायद दादी माँ को शेर का शिकार सुनाने चला गया और मैं अकेला दीवान पर बैठा रह गया। कमरे के 2 कोनों में रखे लैंप्स के शेड्स में से रोशनी छन छन कर अंधेरे में घुली जा रही थी और कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि सूरज निकलने के थोड़े पहले या डूबने के बिल्कुल बाद का समय हो। बीच में महोगनी के सिरहाने की खूबसूरत दोहरी मसहरी थी जिसके लिए ऊपर छत में मच्छरदानी के स्ट्रिंग्स लटक रहे थे। बाजू में
दीवार से लगी हुई गहरे रंग की वार्डरोब्स थीं और उसके बाद लगभग कोने में लैंप के पास ड्रेसिंग टेबल, बिल्कुल वैसी ही जैसी असद मियां के घर में थी। इनमें पॉलिश की चमक अब भी बाकी थी। दूसरी तरफ जूते रखने का स्टैंड था या जिसमें बहुत से जनाने और मर्दाने जूते रखे हुए थे। पलंग से अटैच्ड सिरहाने एक छोटा सा बुक रैक था जिसमें कायदे से किताबें जमी हुई थी। पूरे कमरे में ब्लड रेड और ब्लैक के मिले जुले पैटर्न का कालीन बिछा हुआ था। नहीं, जफर मियां भूल नहीं सकते थे। फिर क्या जानकर वो असद मियां के जिक्र को टाल गए थे? 15 दिन पहले भी जब मैं गांव से आया था, असद मियां की तबीयत खराब चल रही थी। बल्कि रमजान से पहले तो एक दिन उनकी हालत नाजुक हो गई थी। तब मैंने जफर मियां से कहा था, किसी डॉक्टर को दिखा दें। तुम भी यार कमाल करते हो, हर तीसरे दिन किस डॉक्टर को दिखाया जा सकता है? फिर कुछ बीमारी हो तब ना। सड़क पर कोई पहचान वाला मिल जाए तो टांग में चोट लगने से फ्रैक्चर तक की कहानी उसे सुना देते हैं, दवा के पैसे मांग लेते हैं और जाकर वही पैसे दिन। किसी जान पहचान वाले के यहाँ अगर मुर्गियां पली हैं तो जाकर कहेंगे कि बच्चों ने बहुत दिनों से अंडे नहीं खाए। जो कुछ मिल गया सिंधी को बेच देंगे और फिर वही पैसे दिन। जीना हराम कर दिया है। इंश्योरेंस वालों से जो कुछ मकान का किराया मिलता है वो भी इन्हीं घपलों में उड़ाते हैं। जमीन चोरी के अलावा अब सट्टे का भी शौक करने लगे हैं। इधर भाभी की हरकतें देखो, नसरीन भी उन्हीं के रास्ते पे जा रही है। पता नहीं किन किन हरामजादों के साथ खुली हुई जीपों में घूमती फिरती है। यही सब दोनों छोटी बेटियां भी करेंगी। वो तो बहुत गनीमत है कि सारा और समीना की शादियां हो गई। मियां हमने तो उधर फटकना भी छोड़ दिया। अम्मी की जिंदगी तो हराम हो ही गई। तुम खुद सुनते रहते हो, दुनिया की कौन सी ऐसी जलालत बाकी है जो फलक मंजिल के नाम से न जोड़ी जा सके। और फिर मेरी अपनी प्रॉब्लम से आखिर कब तक? जफर मियां के चेहरे पर ऐसा तअस्सुर था जैसे उनके अनजाने ही मैंने उन्हें किसी भद्दे मजाक में घसीट लिया। और असद मियां की मां बदनसीब है। मां ने फूट फूट कर रोते हुए कहा था, जिंदगी और मौत दोनों की तरफ से बदनसीब। जैसे जिया है वैसे ही मरेगा। रमजान के मुबारक महीने में तो उस गुनाहगार को मौत तक नसीब नहीं हो सकती। और फिर जैसे कुछ सोचकर वो चुप हो गई और बहुत देर तक कुछ भी नहीं बोली। मैं जफर मियां के कुछ कहे बगैर कमरे और फिर फलक मंजिल से बाहर आ गया। खुली सड़क पर हल्की सी खुनकी का एहसास हो रहा था। बहुत आगे स्ट्रीट लैंप जल रहा था और वहां तक घुप अंधेरा था। मेन रोड तक पहुंचने के लिए मुझे काफी पैदल चलना था। पीछे से आते हुए स्कूटर की रोशनी और आवाज से सड़क पर छाया हुआ अंधेरा जैसे धड़का, फिर खामोशी और अंधेरा एक दूसरे में घुलकर दूर तक फैलते चले गए। जिंदगी में लेन देन के कुछ कानून शायद लिखे ही नहीं गए। ये भी क्या कि जो कुछ हमें तरके विरसे में मिल जाए हम उसे अपना समझ जरब के देने के तरीके ढूंढने लगे। ये न लिखे गए कानून उन लोगों के लिए हैं जो सिर्फ उस चीज को छूते हैं जिस पर अपना हक तस्लीम करते हैं, जो उन्होंने दांव पर लगाकर वसूल किया। बाकी सब तो जमाने की तरफ से लादा गया बोझ है। एक बार काफी ज्यादा शराब पीने के बाद मेरे सामने असद मियां ने लोगों से कहा था, उस रात जुआ में वो कोई 20,000 रुपए हारे थे। तब जफर मियां और शहनाज आपा की शादी को 2 साल हुए थे और मैं अलीगढ़ से छुट्टियों के लिए कुछ दिन के लिए शहनाज आपा के पास ठहरा हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों असद मियां अच्छे लगते थे। मेरे उनसे ज्यादा मेल मिलाप को देखते हुए शहनाज आपा ने समझाया था कि मैं उनके पास न जाया करूं क्योंकि वहां लोग जुआ खेलने और शराब पीने के लिए इकट्ठे होते थे। फिर धीरे धीरे सब सामने आ गया था। असद मियां ने फलक मंजिल 3 अलग अलग पार्टियों को रहन रख दी थी, इंश्योरेंस कंपनी और कुछ दूसरे मालदार से ठोको। देखते ही देखते डिक्रियां आने लगी थी और फलक मंजिल के एक बड़े हिस्से को फ्लैटों में तब्दील करके किराए पर उठा दिया गया था, उधार वालों की किस्तें चुकाने के लिए। असद मियां की मां ने काफी पहले बर्दाश्त किया क्योंकि असद मियां वैसे भी उनके सबसे लाडले बेटे थे
नवाबों से ज्यादा लाड़ से पाला है मैंने इसे, आंखों में आंसू भरकर वो कहा करती थी। लेकिन फिर उन्होंने इस बात को लेकर मुकदमा दायर किया कि जायदाद क्योंकि उनके नाम थी, इसलिए उनके जीते जी उसे रहन रखने का हक असद मियां को नहीं था। हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा था और उम्मीद थी कि असद मियां के हिस्से को छोड़कर जफर मियां और शाहिदा को उनका हक मिल जाएगा। शाहिदा के ख्याल से मेरे मुंह में कड़वाहट फैल गई। अलीगढ़ जाने से पहले मैं शाहिदा के बहुत करीब आ गया था और मेरी आने वाली जिंदगी के ज्यादातर प्लानों में मैंने शाहिदा को भी शामिल समझ लिया था। प्लान? जैसे मैंने खुद से ही कहा, 2 साल की मेहनत के बावजूद मैं प्री मेडिकल में इतने मार्क्स नहीं ला पाया कि किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा सकूं। जब 3 साल बाद मैं मुस्तकिल तौर पर शहर लौटा तो शाहिदा घर में बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर साजिद से शादी कर चुकी थी। साजिद एक गरीब घर का लड़का था और खानदान ने उन तेजी से बिगड़ते हालात में शायद शाहिदा को वही एक सहारा नजर आया था। बहरहाल इस बात को भी अब 5 साल हो चुके थे। शाहिदा और साजिद का एक बच्चा था और अब असद और जफर मियां की मां भी अपनी बेटी और दामाद के साथ ही रहती थी। सड़क के अगले मोड़ का बल्ब भी किसी ने फोड़ दिया था। अंधेरा उसी तरह छाया हुआ था, सिर्फ पास की कोठी की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी और कुत्ते के भौंकने की आवाज। मेरे कदम धीरे धीरे उठते रहे। सबसे ज्यादा हैरत मुझे असद मियां के उस अंदाज पर होती थी जिसके साथ उन्होंने पिछले 8 सालों में हर स्टेज पर हालात को स्वीकार किया था। एक खास लापरवाही और बेनियाजी उनके अंदाज में थी। मां से कोई बात मनवाने में नाकाम होने से लेकर जुए में कोई बड़ी रकम हारने और उसके बाद अब अपने एक जमाने के यार दोस्तों के 1 रुपए तक के इनकार को उन्होंने उसी नॉन कैरेंस के साथ कबूल किया था। एक जमाने में जो तअस्सुर उनके चेहरे पर खाने में कोई नापसंद चीज को देखकर होता था, आज वही किसी भी दोस्त या अजनबी की झड़की व्यंग या मजाक सुनने के बाद। जफर मियां ने हालात से लड़ने के लिए हाथ पैर मारे थे। अब उनके दोस्तों की महफिलें कम हो गई थी, तफरीहें कम हो गई थी और यहाँ तक कि कभी कभी तो ब्यूक में पेट्रोल डलवाना भी मुश्किल हो जाता था। शहनाज आपा अच्छे कल की ख्वाहिश में लॉटरियों की टिकट खरीदती रहती थी, लेकिन फिर भी उनकी बदहाली खास स्टेज पर आकर रुक गई थी। शाहिदा भी एक हरी भरी बेल की तरह अपने सबसे करीब की दीवार का सहारा लेने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन असद मियां बिना किसी तब्दीली के वक्त के साथ साथ बैठते ही चले गए। जैसे उनकी नज़रों में जो कुछ हो रहा था सिर्फ वही हो सकता था। शहर के विभिन्न हिस्सों में न जाने कितने लोगों से उन्होंने झूठ बोलकर पैसे लिए थे। किसी को नायाब कारतूस लाके देने को, तो किसी को कोई और ज़रूरी चीज़ देने के बहाने, किसी से बीमारी, किसी से भूख का बहाना, किसी से शर्म का तअस्सुर कभी उनके चेहरे पर नहीं रहा। यहाँ तक कि पिछले दिनों तो वो पीर फकीरों की मज़ारों पर बैठने लगे थे, नजर और चढ़ावे मिल जाने की उम्मीद में। जमील चोरी करना सीख गया था, लेकिन उसके चोरी करने पर असद मियां ने कभी कोई एतराज नहीं किया। सारा घर उनको भूलकर, उनकी तबीयत की तरफ से आंखें मूंद करके ईद की तैयारियों में लगा हुआ था। जफर मियां के यहाँ 1 हफ्ते से घर की लिपाई पुताई चल रही थी। शाहिदा और जफर मियां के यहाँ बच्चों के कपड़े सिए जा रहे थे। शीर खुरमे के लिए सूखे नारियल घिसे जा रहे थे। बादाम पिस्ते काट धोकर सुखाए जा रहे थे। गरज ये कि हर आदमी अपनी जगह मशगूल था और असद मियां जैसे उन सब की मजबूरी को समझते थे। असद मियां को इन सब लोगों, भाई बहन, माँ और दोस्तों के बीच देखकर पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे सिर्फ एक असद मियां ही अपने मुकाम पर थे और सारी दुनिया बदल गई थी। फलक मंजिल का बाहरी हिस्सा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। कंपाउंड वॉल में जगह जगह रखने पड़ गए थे और कई जगह आसानी के ख्याल से लोगों ने दाखिले के लिए दीवार तोड़ डाली थी। दाखिले के दरवाजे की जगह दोनों तरफ सिर्फ सीमेंट के पिलर्स रह गए थे। सामने पोर्च में जफर मियां की ब्यूक खड़ी थी। दाईं तरफ शाहिदा और साजिद का हिस्सा था।
जिसके बाहर एक साइकिल खड़ी हुई थी। इसके ऊपर और आगे दूर तक फलक मंजिल का हिस्सा और जमीन किराए पर उठा दी गई थी। अपने वकील दोस्तों के मशवरे और मदद से जफर मियाँ जमीन का कुछ हिस्सा मॉर्टगेज से बचाने में कामयाब हो गए थे। इस हिस्से पर शहनाज आपा ने अपना जेवर गिरवी रखकर एक छोटा सा फ्लैट बनवा दिया था, जिसमें किराए पर कोई मिलिट्री के मेजर रहते थे। दाईं तरफ कंपाउंड में घास ही जो बीच में बने खूबसूरत हौज और फब्बारे को जैसे निगल गई थी। पोर्ट से गुजर के घूमने के बाद फलक मंजिल का वो हिस्सा जहां असद मियाँ रहते थे, उनके कमरे की हल्की हल्की रोशनी मुझे दूर से ही नजर आ रही थी। दूर सामने लगभग 50 फीट नीचे लहरें मारता हुआ तालाब था। कमरे के बाहर लगे यूकेलिप्टस के नीचे खड़े होकर बरसात की खामोश तेज हवा की रातों में मैंने अक्सर पानी की लहरों और यूकेलिप्टस की पत्तियों की थरथराहट को सुना था। इस वक्त दोनों चीजें चुप थी। सीढ़ियां चढ़ने से पहले एक लम्हे के लिए मैं रुका। दूर दाईं तरफ दरख्तों और जंगली घास में घिरी लकड़ी के अटूटे शेड्स नजर आ रहे थे। उस हिस्से में जहां की छत गिर चुकी थी या टीन की छत उतार कर बेची जा चुकी थी, किसी ऊपरी कमरे की रोशनी एक आरा मशीन पर पड़ रही थी, जो नामालूम कैसे अपनी जगह लगी रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई झुकी कमर की शबीह पनाह ढूंढने के लिए वहां जा छुपी हो या वहां से पनाह पाने के लिए सर उठाए खड़ी हो। मेरी आंखों में वर्कशॉप का पुराना नक्शा घूम गया। असद मियाँ के बाप अपने जमाने में सूबे के सबसे बड़े लकड़ी के व्यापारी और फर्नीचर डीलर थे। एक ही वक्त में कोई 150 कारीगर उनके शेड में काम किया करते थे। दरवाजा खुला हुआ था। असद मियाँ की बेचैन निगाहें मुझ पर ठहर गईं। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गए थे। एक पल के लिए वो कुछ सोचते से रहे, फिर झपट कर उन्होंने इंजेक्शन मेरे हाथ से ले लिए। लाएगा कौन? मैंने थोड़ी हिम्मत करके पूछा। जवाब में असद मियाँ मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठे। खड़े होने की कोशिश में पहले तो वो डगमगाए, फिर संभल कर नंगे पैर ही अंदर कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो सिरिंज हाथ में लिए वापस आए और देखते ही देखते वो तीनों इंजेक्शन उन्हीं के हाथों उनके खून में दाखिल हो गए। पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उनके माथे पर जगमगाने लगी थी और उनके मुंह से सी सी की आवाज निकल रही थी। थोड़ी देर आंखें बंद किए, गर्दन अकड़ाए वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे। फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें दर्द और तकलीफ का तस्वीर खत्म हो चुका था। मुझे एकदम लगा कि जैसे मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा हूं, किसी ऐसी चीज का जो मैं चाहता था कि ना हो, लेकिन फिर भी उसका इंतजार था। असद मियाँ के अगले सवाल का, वो सवाल जो मुझे मालूम था, जो मैं चाहता था कि वो न करें लेकिन वो करने वाले थे। यार, किसी के पास 300 बोर के कारतूस मिल सकते हैं? आबिद मियाँ को चाहिए। सुना है पीरकोर में कोई आदमी बेच रहा है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए खामोशी रही। असद मियाँ अब बिस्तर पर लेटकर मेरी तरफ करवट ले चुके थे। मैंने जैसे पहली बार देखा कि असद मियाँ के सर पर बाल बहुत कम रह गए थे। उनके सर की खाल बालों में से तकरीबन साफ नजर आने लगी थी और फिर बालों का रंग न सफेद न काला, बिल्कुल राख जैसे रंग का हो गया था। और तुम्हारी खेती के क्या हाल है? मुझे लगा जैसे लहजे में कुछ छिपा हुआ था, मजाक, तंज या कुछ और, लेकिन क्या, मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, ट्रैक्टर चल रहा है, मैंने जरूरतन जवाब दिया। मेरा मशवरा मानो तो यह है कि तुम अब भी संजीदगी के साथ पढ़ डालो। क्या रखा है इस तरह की खेती वेती में? आज तो बहन है, कल भांजे बड़े हो जाएंगे तो क्या करोगे? ये सब कुछ तुम्हारे बस का नहीं है। अभी तो सब खुश हैं कि बहनोई की मौत के बाद भाई बहन और भांजों के लिए कितना कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब बदल जाएगा। अरे हाँ, ये तो बताओ, क्या तुमने कभी किसी जिन को देखा है? जी? मुझे यकीन नहीं आया। अरे जिन, मेरा मतलब जिन्नातों से है। लोग नमाजें वजीफे पढ़कर जिनों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। क्या करते उन्हें? कहते हैं मुवक्किल। मुवक्किल जिसके कब्जे में हो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, हर काम करता है, किसी भी तरह का।
आज एक साहब कह रहे थे कि उन्होंने एक ज़माने में जिन्नों को देखने और कब्जे में करने के लिए बड़े जतन किए, वीरानों में जा जाकर इबादतें की, उजाड़ और गैर आबाद मस्जिदों में अजानें दी, लेकिन उन्हें कभी कोई जिन इंसानी शक्ल में नज़र नहीं आया। हाँ, एक सांप के रूप में जरूर नजर आया, कोई 1.5 बालिश लंबा, बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का, जैसे खुदा मालूम उन्हें ये कैसे पता चला कि वो जिनी था। कभी तुम्हारा दिल भी चाहता है जिनों को देखने के लिए? जी नहीं, मुझे जोर सी आ रही थी। एक जमाने में शहर में एक पहुंची हुई औरत थी, सुना है उसके कब्जे में हमा वकील था। जाहिर है वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था, लेकिन बेचारी मरी बहुत गरीबी में। क्या पता कभी कब्जे में आए तो पता चले। और असद मियाँ हंसने लगे। तुम गांव कब वापस जाओगे? उन्होंने पूछा। बासी ईद को या शायद उसके अगले दिन। खेतों के लिए खाद का कोई इंतजाम हुआ? अभी तक तो नहीं। ओह हाँ, वो फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन के शर्मा जी मेरी पहचान के हैं। एकदम असद मियाँ मेरे चेहरे की बजाय कहीं और देखने लगे थे, जैसे उनकी आंखें मुझसे बचना चाह रही थी। मैंने यूं ही बताया, तुम चाहो तो मैं खाद दिलवा, और उन्होंने जुमला पूरा नहीं किया। अब असद मियाँ छत की तरफ देखने लगे थे। फिर एक ठंडी सांस लेकर वो औड़ी थकी आवाज में बोले, बस अब तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उनकी आंखें झिलमिला गईं। सन्नाटे में लहरों की आवाज और यूकैलिप्टस की पत्तियों की थरथराहट शुरू हो गई थी। सब लोग अपने आप को जैसे उस हादसे के लिए तैयार कर चुके थे। कमरे में पूरी फलक मंजिल जमा थी। असद मियाँ के हलक से अजीब सी आवाजें निकल रही थी और उनका मुंह फटकर खुल गया था। गर्दन और माथे की रगें खिंचकर उभर आई थी और चेहरे पर नीलाहट दौड़ने लगी थी, बिल्कुल वैसी ही नीलाहट जिसे बर्फ में दबे कोष्ठ में पैदा हो जाती है। सुहेला भाभी उसी प्याजी साड़ी में उनका सर अपनी गोद में रखे बैठी थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी घिराई थी। उनकी खूबसूरत साड़ी में असद मियाँ का मैला चेहरा बड़ा बेमेल लग रहा था। यासीन शरीफ पढ़ो मियाँ, सैदानी बुआ ने जफर मियाँ से कहा और जफर मियाँ झपट कर भागे। कुछ ही लम्हे बाद वो पंचसूरा हाथ में लिए कमरे में लौटे। टोपी लगाने से उनके चेहरे पर एक अजीब से सीधेपन या बेवकूफ़ी का तस्सुर पैदा हो गया था। चश्मे के पीछे उनकी आंखों में बेचैनी थी। असद मियाँ के सिरहाने बैठकर वो धीमी धीमी आवाज में यासीन शुरू कर चुके थे, मौत की तकलीफ को कम करने के लिए। कहीं से किसी की हिचकियों की आवाज उभर रही थी। मैंने देखा मियाँ की माँ अपना सर पैरों में रखे रो रही थी। पल भर के लिए मानो सब कुछ रुक गया। असद मियाँ का जिस्म बेहरकत हो गया था, पर सुहेला भाभी की चीख पहले ही असद मियाँ ने आंखें खोल ली। फिर बड़े मासूमाना अंदाज में उन्होंने अपने चारों तरफ इकट्ठी भीड़ पर नजर डाली। जफर मियाँ यासीन शरीफ पढ़ना बंद कर चुके थे। सुहेला भाभी के चेहरे पर वही तंजिया सी मुस्कुराहट फिर खेलने लगी थी। वो एक चमचे से असद मियाँ के हलक में पानी टपका रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 12:30 बज चुके थे। कुछ बोलो बेटा, कैसी तबीयत है? क्या हो गया था? असद मियाँ की माँ कह रही थी। उनकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ग्रामोफोन रिकॉर्ड को कम स्पीड पर बजा दिया गया। आंखों से आंसू बह जा रहे थे जिन्हें वो दुपट्टे के पल्ले से पोंछ रही थी। उनके एक जमाने के नरम और नाजुक हाथों में दूर से ही नजर आ जाने वाला खुरदुरापन आ गया था। जफर मियाँ खड़े हुए सर टोपी के एंगल को लगातार बदल रहे थे। पंचसूरा अब भी उनके हाथ में दबा हुआ था। फिर सुहेला भाभी ने असद मियाँ का सर तकियों पर रख दिया। असद मियाँ की निगाहें चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। सब कुछ गहरी खामोशी में डूब गया था। सिर्फ असद मियाँ की माँ की सिसकियाँ थी जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। असद मियाँ थोड़ी कोशिश के बाद तकियों के सहारे बैठ गए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट पर हर पल गहरी होती जा रही थी। कमरे में कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। अचानक अपने कमजोर जिस्म के बावजूद असद मियाँ ने खनकती सी आवाज में कहा, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। कम से कम रमजान की कल शाम तक तो नहीं, आप यकीन कीजिए। खुदा मालूम असद मियाँ किससे कह रहे थे, लेकिन उनकी इस मुस्कुराहट में मुझे लगा कि हजारों कहकहे घिर आए थे। फिर धीरे धीरे लोग असद मियाँ के कमरे से रुखसत होने लगे।
थोड़ी देर बाद मैं अकेला वहां रह गया। सुहेला भाभी शायद अंदर कपड़े बदल रही थी और बच्चे सोने के लिए लेट चुके थे। मैं खामोश बैठा जमीन पर बिछे कालीन को घूरता रहा, उसके डिजाइन, उसके रंग के बारे में सोचता रहा। थोड़ी देर में असद मियां को नींद आ गई और खर्राटे लेने लगे। उठते वक्त मैं सोच रहा था कि उस रात असद मियां के कमरे से शायद हर आदमी मायूस होकर वापस लौटा था। अगली शाम 4:30 बजे मैं जफर मियां के कमरे में बैठा ईद की खरीदारी का बजट सोच रहा था। शहनाज आपा और जफर मियां आखिरी रोजे के इफ्तार पर कहीं इन्वाइटेड थे और तन्नू शाहिदा के यहाँ चला गया था। सवेरे मैं असद मियां को देखने गया था और खिड़की में से उन्हें कोई किताब पढ़ता देखकर वापस आ गया था। मैं लिस्ट बना ही रहा था कि जमील भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। आपको अब्बू बुला रहे हैं। उनकी सांस फूल रही थी। अम्मी घर में है? मैंने पूछा। कोई भी नहीं है। तबीयत कैसी है उनकी? वैसी ही है, सीने में दर्द हो रहा है, आपको जल्दी से बुलाया है। जमील मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। पैजिन के लिए बुलाया होगा, मैंने सोचा और 5 रुपए का नोट अपने जेब में रख लिया। असद मियां की हालत फिर रात जैसी हो रही थी। रंग नीला पड़ गया था, आंखों की पुतलियां फिर गई थी और सांस बहुत तकलीफ से आ रही थी। एकदम पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगा, जैसे किसी सुनसान सड़क पर मैं अकेला खड़ा रह गया हूं। थोड़ी देर में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और मैं भागता हुआ डॉक्टर को बुलाने के ख्याल से बाहर आ गया। काफी दौड़ने के बाद मुझे एक टैक्सी मिली। जब डॉक्टर के साथ टैक्सी फलक मंजिल में दाखिल हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। शाम के लंबे साए जमीन पर फैलते जा रहे थे। कमरे में एक तरफ सिसकियां ही सिसकियां सुनाई दे रही थी। असद मियां की आंखें खुली हुई अजीब ढंग से कहीं देख रही थी। कम रोशनी में लग रहा था कि जैसे उन आंखों में मिला जुला गुस्सा और मुस्कुराहट अब भी थी। सख्ते के आलम में मैं उनके चेहरे को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उन खुली आंखों को बंद कर दिया। डॉक्टर ने उनका जिस्म एक सफेद चादर से ढक दिया। एकदम किसी चीज ने मेरा ख्याल असद मियां के मुर्दा चेहरे से अपनी तरफ खींच लिया, जैसे दरो दीवार हिल गए थे। कोई गोला फलक मंजिल के बिल्कुल ऊपर आकर फूटा था। 2, 3, 4 तोपें चल रही थी। रोजे के इफ्तार की, ईद के चांद की। रमजान अब खत्म हो रहे थे। ये कहानी मंजूर एहतेशाम की बहुत मशहूर रचना है, रमजान में मौत। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं कि हिंदी और उर्दू का अच्छा साहित्य हम किस्सा कहानी पर सुना रहे हैं। चैनल है किस्सा कहानी, आवाज आप सुन रहे हैं मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।